Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Let's start our today's newspaper of 14th April 2024. So in this, the first topic is library can force the case for liberty and justice. तो ये क्या हमें दिखा रहा है? लाइब्रेरीज कैन फोर्स, तो कैसे होगा? ये एक सस्पेंशियल बात है कि तो यहाँ पे एक ग्रेट किंग का नाम आता है, महाराजा सयाजी गायकवाड़, जो कि बड़ौदा से थे। उन्होंने जब वो यूएस में विजिट करा था उन्होंने, और तब वहां पे उन्होंने लाइब्रेरी का देखा, तो उनके वहां के लिए उन्होंने एक फ्रेज यूज किया कि जो लाइब्रेरी है वो पैलेसेस फॉर द पीपल है। और इसलिए उनके वहीं से उन्होंने उसके बाद से अवेयरनेस आई कि हमारे सिस्टम में भी पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम होना चाहिए। और अगर उसी से कंपेयर करें तो वहां पे केरला में, जैसा कि हमें पता है कि लिटरेसी रेट हाई है, तो उसी तरीके से जो लाइब्रेरी का रेशियो है, चाहे वो रूरल हो या फिर अर्बन हो, वो भी हाई है। तो हम स्टैट्स देख सकते हैं कि क्या रेशियो है। अगर अर्बन की बात करें तो जो लाइब्रेरी में जो स्पेसिंग है वो इतना है कि 80,000 पीपल वहां पे कर सकते हैं। अगर रूरल की बात की जाए तो 11,500 है। तो नेक्स्ट कोट इज दिस कि क्या दिव्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें पहले लिटरेसी लेनी चाहिए या फिर बुक सिस्टम पहले अडॉप्ट करना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? बुक सिस्टम होगा, अवेयरनेस होगी तभी तो लिटरेसी को प्रमोट कर पाएंगे, उसको बढ़ा पाएंगे। यस, तो फिर उन्होंने भी यही कहा कि हमें पहले लिटरेसी बाद में आ जाएगी, लेकिन अगर हम बुक से फ्रेंडशिप कर लेंगे तो लिटरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी, इंप्रूव होगी। तो उससे, तो वही केरला लिटरेसी मूवमेंट की बात इन्होंने की कि वहां पे लॉन्ग लाइब्रेरी मूवमेंट चली थी, जो कि इसी लीडर ने चलाई थी। और बाकी अदर लीडर्स जिन्होंने लाइब्रेरी की इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग एक पूरी मूवमेंट चलाई, तो हम हाईलाइट देख सकते हैं कौन कौन से लीडर्स थे। तो मोती भाई आमीन इन बड़ौदा, दूसरा है सर यानकी वेंकटरमन इन आंध्र प्रदेश, और पीएन पानिकर इन केरला, मोनिंद्रा देव राय महाशय इन बंगाल, मास्टर मोतीलाल इन राजस्थान, संत राम भाटिया इन पंजाब, और कुमुदेश्वर बर ठाकुर इन असम। तो ये लीडर्स अगर आपको डायरेक्टली, लेकिन अब हम एक बार विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये क्या दिखा रहे हैं। तो हम इससे जो ऑप्शंस आते हैं उसमें भी एलिमिनेट करने में कि ये लाइब्रेरी मूवमेंट से रिलेटेड थे या फिर चंपारण से थे, तो इस तरीके से एलिमिनेट करने में ये हेल्प करेगा। तो हम इन लीडर्स के नाम देख सकते हैं और मेंस आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं अगर हमें कुछ याद रहता है तो इसमें से। और अगर मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की बात करें तो फर्स्ट लाइब्रेरी का जो लेजिस्लेशन था इंडिया में अडॉप्ट हुआ हो, वो इसी एक्ट के द्वारा हुआ था। और यही एक मॉडल बना था लाइब्रेरी सिस्टम के लिए, जो चलाया था रंगनाथन जी ने, जो कि एक लीडर थे। सो फ्री लाइब्रेरी मूवमेंट की बात की, इसमें कास्ट का भी बहुत बड़ा रोल था कि कैसे हम यूनिफिकेशन में, जैसे कि हमें पता है बी आर अम्बेडकर जी ने एनहाइलेशन ऑफ कास्ट के बारे में बात की थी। तो एक तरीके से जो लाइब्रेरी मूवमेंट है वो भी एंटी कास्ट मूवमेंट की तरह एक्ट कर सकता था। और अगर अगर हम रिसेंटली देखें, क्या इंडिया में ऐसी कोई पॉलिसी है लाइब्रेरी के रिगार्डिंग, तो हम बोलेंगे यस, देयर इज पीपल नेशनल लाइब्रेरी पॉलिसी 2024 हमारे पास है, जो बैगन करता है, यानी कि पब्लिक फंडिंग देता है, एडिक्वेट रेशियो जो लाइब्रेरी के में होता है कि कितने लोग वहां पे, कितनी बुक्स होनी चाहिए, इस तरीके का पूरा फ्रेमिंग में एक काम करता है। तो उसके बिहाफ पे बोला गया है कि हम इस पूरी ऑटोनॉमी पे लाइब्रेरी में, हम लाइब्रेरी सिस्टम में हम बोल सकते हैं कि वो एक, जहां से हम किताबों से सीखेंगे, लिटरेसी रेट आएगा, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को जो आइडिया है वो प्रमोट करेगा, जिसमें जस्टिस की बात होती है, लिबर्टी की बात होती है, इक्वालिटी की बात होती है, फ्रेटर्निटी की बात होती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस। खिलौने के वैश्विक बाजार में भारत की दस्तक, तो देखते हैं कि किस तरह से जब जो केंद्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय उनके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें 2014-15 से लेकर 23-24 तक का डाटा शेयर किया गया है कि एक्सपोर्ट, जब हम निर्यात की बात करते हैं, और आयात जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं, तो उसमें किस प्रकार की वृद्धि और गिरावट आई है। निर्यात में 239% तक की वृद्धि आई है, वहीं जब हम आयात की बात करते हैं तो उसमें 52% गिरावट आई है। तो इन सभी के लिए जब हम पॉलिसीज की बात करते हैं तो उसमें मेक इन इंडिया
अभियान आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है। उसके अलावा जब हम स्टार्टअप्स को प्रमोट करने की बात करते हैं, या फिर जो मुद्रा स्कीम है, या फिर भारत के द्वारा चलाई गई अन्य उद्योग, या फिर जो स्टार्टअप्स कंपनियों को करने के लिए जो भी सीमाएं दी जाती है, या फिर जो हम इंटरनेशनल कंपनीज को, एफपीओज को भारत में फंड करने के लिए, या फिर अपने उद्योग स्थापित करने के लिए दिए जाने वाली छूट की बात करते हैं, तो उन्हीं सब का महत्वपूर्ण रोल है। जैसे कि जब हम बड़ी बड़ी खिलौना कंपनियों की बात करते हैं, उसमें अंतरराष्ट्रीय खिलौना कंपनियां भी शामिल है, जिसमें हैब्रेस, मेटल, स्पिन मास्टर और लर्निंग स्टेशन जैसे खिलौने जो वैश्विक रूप से पूरे रूप में ब्रांड के रूप में आधारित है, उनको भारत में बनाया जा रहा है। तो इससे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम खिलौनों की कंपनियों की बात करते हैं, उसकी वजह से रोजगार भी बढ़ेगा और उनका रुझान भारत की तरफ बढ़ रहा है, जिसके कारण है कि भारत सरकार द्वारा अपनाई गई पॉलिसी है, जिसमें गिफ्ट सिटी, या फिर जब हम अन्य अर्थव्यवस्था संबंधित विशेषताओं की बात करते हैं, या फिर कोऑपरेटिव रेट्स की बात करते हैं, तो उनमें दी गई छूट या फिर उनको प्रमोट करने के लिए किए गए साहसी अनिवार्य है। क्योंकि जब हम चीन की बात करते हैं, चीन विश्व में नंबर 1 पर था, लेकिन जिसे भारत अब तेजी से अ, अपना नया रुख अपना रहा है, जिसकी वजह से चीन से निर्यात किए गए आयात में भी कमी आ रही है। क्योंकि जो चीन के द्वारा खिलौने बनाए जाते थे, उसमें सीसा, कैडमियम, बोरिन जैसे असुरक्षित तत्वों का प्रयोग किया जाता है। जब हम भारत की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो खिलौने बनाए जाते हैं, उनमें इस प्रकार के तत्व नहीं होते, जिसकी वजह से वे सुरक्षित होते हैं। इसके साथ साथ जब हम पिछले 5-6 वर्षों में जो तेजी देखते हैं, तो देखते हैं कि 2600 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य देशों के साथ निर्यात किया जाता है। जब हम खिलौना उद्योग के कारोबार की बात करते हैं, तो 1.5 अरब डॉलर के वैश्विक बाजार में जो हिस्सेदारी की बात करते हैं, वो 0.5% है, जिसका लक्ष्य रखा गया है 2024 तक 3 अरब डॉलर तक पहुंचाने का। जिसमें मन की बात में के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा इन चीजों को प्रमोट किया गया है कि घरेलू रूप से बनाए गए खिलौनों को, डिजाइन को, और किस तरह से उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रदान किया जाए। जैसे हम आदि महोत्सव की बात करते हैं, या फिर अन्य किसी भी समुदाय द्वारा बनाए जाने वाले मिट्टी के खिलौने या फिर अन्य खिलौनों को प्रमोट किया जाता है, ताकि उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया जा सके। उनकी जांच की जाती है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। जो मानक तैयार किए जाते हैं, उनके माध्यम से और चीन 1+ रणनीति तैयार की जाती है, जिसमें सीमा शुल्कों से 70% किए जाने के कारण जो उद्योग में तेजी देखने के लिए मिली है। इसके अलावा जब हम घरेलू निर्यात की बात करते हैं, तो 1200 से अधिक लाइसेंस, और जब हम विदेशी कंपनियों की बात करते हैं, तो 30 से अधिक लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, ताकि उस चीज को प्रमोट किया जा सके। तो किस तरह से एक नई मार्केट इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, उसका हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो वस्त्र मंत्रालय है, या फिर जो अन्य द इंडियन टॉय फेयर्स जैसी जो फेयर्स हैं, वो कराए जाते हैं, ताकि इसके प्रति और जागरूकता है। ऐसे नियम अपनाए जाते हैं, ताकि जो मानक है उन पर होते हुए भी जो खिलौना बनाने में है, उनको प्रोत्साहित किया जा सके और उनका समर्थन प्रदान किया जा सके। जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करते हैं, तो ई कॉमर्स वेबसाइट पर भी इनको उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि जो खिलौनों की बिक्री का माध्यम बढ़ सके, और जो बचतखोरी या बीच वाले सिस्टम है, उनको खत्म किया जा सके, डायरेक्ट खिलौनों की बिक्री हो सके। उसके अलावा पीएलआई जैसी योजनाएं शुरू की गई है, उनको भी प्रमोट किया जाता है, ताकि जो एक देश में सुसंगठित और नियमित रूप से चलने वाला व्यवसाय बन सके। और इसके अलावा खिलौना प्रशिक्षण या खिलौना डिजाइन जैसी कार्य को स्किल डेवलपमेंट में प्रमोट किया जा सकता है, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हो। इसके अलावा बैंक के द्वारा ऋण दिया जा सकता है, ताकि स्टार्टअप या नए उद्योग स्थापित किए जा सके, ताकि स्व रोजगार और जो स्टार्टअप जैसी कार्य हैं वो और आगे बढ़े। इससे विदेशी मुद्रा भारत में आएगी और उनकी कमाई भी बढ़ेगी। जैसे देख सकते हैं 60% प्लास्टिक कचरे के कुप्रबंधन कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार 12 देशों में शामिल है भारत। तो भारत दुनिया के 60% कचरे कुप्रबंधन के लिए जिम्मेवार है। जब हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पादन दुनिया में सबसे कम दक्षिण एशियाई देशों में किया जाता है। यह एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके माध्यम से बताया गया है। जब हम गैर लाभकारी संस्थान ईज ऑफ अर्थ एक्शन की बात करते हैं, जिसके द्वारा प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट में कहा गया था कि 2021 के बाद वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में 7.11% की वृद्धि हुई है। यह इसके अनुमान लगाए जाए तो वर्ष में 22 करोड़ टन
प्लास्टिक कचरा उत्पादित हुआ है। तो इसको किस तरह से इसका प्रबंधन किया जाए, क्योंकि प्लास्टिक रीयूज करने के लिए और प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने के प्रमोट किया जा रहा है। इसके लिए जब हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो इसमें संयुक्त राष्ट्र स्तर पर एक सरकारी वार्ता समिति भी बैठाई जाती है, जिसके माध्यम से इन सभी विषयों पर चर्चा की जाती है। लेकिन जो प्लास्टिक प्रदूषण है उसे समाप्त करने के लिए अभी तक कोई इस तरह का कानून विकसित नहीं किया गया जिसके इसमें इसको पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके, इस तरह के नीति निर्देशों को अपनाया जा सके। इसमें जब हम देशों की बात करते हैं तो 12 देशों में चीन, भारत, रूस, ब्राजील, मैक्सिको, वियतनाम, ईरान, इंडोनेशिया, मिस्र, पाकिस्तान, अमेरिका और तुर्की जैसे देश शामिल है। अगर 2024 की बात करें तो देश में 74 लाख टन कचरा बिना प्रबंधन के रहने का अनुमान है। तो हम देख सकते हैं कि 74 लाख टन प्लास्टिक का को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, उससे होने वाले पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके अलावा जो मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जो इससे अन्य समस्या उत्पन्न होगी उनके लिए क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। चल आप ऐड कर सकते हो, आपको कुछ करना है तो। अभी हम यही बोल सकते हैं कि अब हमारे पास कोई भी लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट या फिर कोई ट्रीटीज टाइप का कुछ हुआ नहीं है किसी भी कंट्री के साथ इंडिया का, रिगार्डिंग प्लास्टिक पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो। बाकी अदर कंट्रीज कर रही है, ऐसा बोल सकते अब प्लास्टिक के प्रयोग को कम कर सकते हैं, जैसे बैग से, या फिर जो पैकिंग के लिए प्लास्टिक यूज की जाती है उसके लिए पेपर का या फिर अन्य किसी चीज का प्रयोग किया जा सकता है जो कि डिकम्पोज हो सके, या फिर जिसका रीयूज में प्रयोग किया जा सके, ताकि हैं। तो प्लास्टिक। ये अगर उस प्लास्टिक को हम रोड वगैरह जो बनाते हैं उसके अंदर उसके एलिमेंट्स को यूज कर ले, अगर मान लो हो भी रहा है, उस प्लास्टिक को रीयूज कैसे कर सकते हैं, तो उसकी बात हम कर सकते हैं। या फिर जैसे डावर के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था कि उन्होंने एक साल में जितने भी प्रोडक्ट यूज किए जिनमें प्लास्टिक यूज की गई थी उनको सबको कलेक्ट किया और उनको रीयूज करने में रीयूज किया। तो इस तरह की जो हम कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं, तो इस तरह से कंपनी द्वारा उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया जा सकता है ताकि प्लास्टिक के प्रयोग को कम किया जा सके और उन्हें रीयूज करने में मदद की जा सके। परंपराओं के रंग, तो यहाँ कथक की बात की गई है कि किस तरह से पद्मजा कला संस्थान द्वारा जो कथक है उसके लिए जो अ, दिव्यांगत पंडित अर्जुन मिश्र जी के जो शिष्य थे उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जब हम कथक की बात करते हैं तो कथक की चीजों में अगली पीढ़ियों को सौंपने की और अन्य शिष्यों में आकांक्षा और कुशलता अपनाने की कोशिश की गई है। इसमें जब हम बात करते हैं तो 4 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक के सभी व्यक्ति शामिल थे जो इसे सीखने के या कला के अ, प्रशिक्षुक थे। जब हम से संबंधित शब्द की बात करते हैं तो तालगी, 7 मात्रा वाला रूपक, नेत्र मात्रा वाला बसंत, अष्टांग, धामर, 3 ताल पर आधारित प्रभुत्व नृत्य संरचना देखने के लिए मिलते हैं। तो हम देख सकते हैं ये सभी शब्द कथक से संबंधित है। तो कथक के रंग माटी के संग जैसे जो उपन्यास है ये भी रचे गए हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के गीतों का प्रयोग किया जाता है कि किस तरह से एक्सप्रेशन के माध्यम से उन सभी चीजों को दर्शाया जाता है। कथक अच्छा, आप ऐड कर सकते हो, आपको कुछ करना है तो इसमें। नो, वी कैन मूव फॉरवर्ड। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था जिस पे हाल ही में फिल्म बनी थी जिसे ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, उसको लेकर अगर जब हम उस इतिहास की बात करते हैं तो उसके बारे में बताया गया कि किस तरह से अमेरिका के साथ स्टार्ट संधि में भागीदारी को निलंबित कर दिया गया है रूस के जरिए। जब हम स्टार्ट संधि की बात करते हैं तो ये न्यूक्लियर हथियारों से संबंधित थी कि कोई भी इस संधि के तहत जो अगली पीढ़ी में जो मिसाइल्स है फिर जो अन्य है उनके लगाने की दौड़ ना मचे। लेकिन जब हम आधुनिक समय में देखते हैं तो आधुनिक सैटेलाइट मिसाइल के लिए मोटर का प्रशिक्षण सफल हो गया जो कि रूस के द्वारा किया गया है। तो इससे दुनिया पर आने वाला एक और नया खतरा बढ़ जाता है, ताकि अगर सभी देशों के बीच में न्यूक्लियर होड़ लग गई या फिर इस तरह की समस्या उत्पन्न हो गई तो जिस तरह से
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था उस तरह की होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो रूस एग्जॉस्टिक न्यूक्लियर हथियार बना रहा है जो कि अंतरिक्ष उपग्रह को तबाह कर देंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं कि किस प्रकार अ, हथियार मानव के लिए हानिकारक है। जब हम सोवियत की बात करते हैं तो जर्मनी के इतिहास की बात की जा सकती है कि किस तरह से 1939 में जो बर्लिन में जो वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा न्यूक्लियर पर न्यूट्रॉन बनाकर किस तरह से अ, यूरेनियम 235 के माध्यम से न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए बम का फॉर्मूला तैयार किया जा रहा था, जिसके माध्यम से वह न्यूक्लियर रिएक्टर की शुरुआत कर कर अमेरिका और जिसमें जब हम वैज्ञानिक की बात करते हैं तो हाइजेनबर्ग के माध्यम से इसको गुप्त रूप से जर्मनी में उस वक्त प्रयोग किया जा रहा था, जब हाइजेनबर्ग के द्वारा जो यूरेनियम तलाशा गया था, जब यूरेनियम की जो नंबर था वो था 664 क्यूब का इस्तेमाल किया गया था। कोथे को पता चला था कि रोबोट जे नाइजर को 1945 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट में मारने की साजिश की गई थी, क्योंकि इस तरह की परियोजना अमेरिका के साथ साथ यूरोप में भी चल रही थी। तो जिसे लेकर एक थ्योरी या फिर एक समस्या अभी भी है कि किसके माध्यम से या किस जासूस का प्रयोग करके जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट है उसकी जानकारी अमेरिका से जर्मनी या जर्मनी से अमेरिका किस तरह से भेजी गई, जिसके लिए ओपनहाइमर पर भी जो कमीशन है वो बैठाया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात खुफिया एजेंसी द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया कि उन्होंने उनका जासूसी में कोई हाथ नहीं था। तो इस प्रकार की जो समस्या है वह अभी कंफ्यूजन है वह अभी तक बनी हुई है, जिसे लेकर पूर्ण रूप से कुछ निश्चित कहा नहीं जाता। लेकिन जब हम रूस की बात करते हैं तो 19 अगस्त 1949 को कजाकिस्तान के सेमापाल्टिक में न्यूक्लियर हथियार का प्रशिक्षण किया था, जिसके बाद से दुनिया में अलग अलग देशों द्वारा न्यूक्लियर हथियारों का प्रशिक्षण किया जाता रहा है। आज So this article is on for general awareness कि always wearing always we wear modern clothing like जीन्स की बात करते हैं, डेनिम्स हम पहनते हैं, या फिर शूज की बात करते हैं, लेदर इस तरीके का। तो तो वो कहाँ से आया, कौन था उनका फैशन डिजाइनर का नाम हम देख सकते हैं कि इटालियन फैशन डिजाइनर रोबर्टो कैवेली, जो कि पासिस अवे रिसेंटली। तो उसके रिगार्डिंग है, तो उसके लिए अगर हम कीवर्ड यूज करें किसी भी इस टाइप के पर्सनैलिटी के लिए, तो वो एक फ्लैम्बोयंट और ग्लैमरस स्टाइल के थे, जिन्होंने टेक्सटाइल में काफी सारे इनोवेशंस करे। अगर हम जैसे सेक्सी ड्रेसेस की बात कर सके, बीडी ड्रेसेस की बात करें, तो उन सबसे इनका मतलब टेक्सटाइल में इनोवेशन करने का काम इन्होंने किया। तो फॉर जनरल अवेयरनेस वी कैन जस्ट गो थ्रू इट। तो यहाँ पर बाओबा नामक पेड़ के बारे में बताया गया है, जो कि अपने तने के अंदर बहुत सारा पानी जमा कर लेता है, और जब इसका इस्तेमाल काफी जगहों पर जेल और डाकघर के रूप में भी किया जाता है। जब इस पेड़ की बात की जाती है तो अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया के निचले इलाकों में पाया जाता है, और इस पेड़ को की जब उम्र की बात करते हैं तो 3000 साल से ज्यादा समय तक यह पेड़ जीवित रह सकता है, जिसे अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे बाओबा, तवावली, बाल्टी ट्री, उल्टा पेड़ आदि जैसी नामों से जाना जाता है। इसकी 8 प्रजातियां जो अलग अलग देशों में पाई जाती है, जिसमें मेडागास्कर, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। जब हम पेड़ की बात करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है जब सूखा प्रभावित होता है या बहुत ज्यादा बारिश की वजह से, या फिर बिजली या हाथी के कारण, क्योंकि पानी से भरे रहने के कारण बहुत सारे जीव जंतु पेड़ के तने को या छाल को चबा देते हैं, उतार देते हैं, जिसके कारण पेड़ में नुकसान हो जाता है। इसके अलावा इसमें कवक जैसी समस्या उत्पन्न होती है, जिससे पेड़ के अंदर हमें बीमारियां देखने के लिए मिलती है। अगर इसकी बात करें तो इसमें भोजन, दवा, फाइबर, जूस सहित काफी सारे उद्देश्यों के लिए हम इस पेड़ का प्रयोग कर सकते हैं। बबून और बारथिंग जैसे जानवर इसके बीज खाते हैं। देख सकते हैं कि इसके अलावा जब हम पक्षियों की बात करते हैं तो उल्लू और ग्राउंड हॉर्नबिल अपने तने में अ, पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाकर
रहते हैं। तो किस तरह से अलग अलग भागों द्वारा अलग अलग जीव इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जब आंतरिक हिस्सा इसका जो खोखला हो जाता है उसमें हम इस सरीसृप कीट और चमगादड़ों को घर पाया जाता है। तो टॉट की क्रीम यानी कि जो कभी खाना पकाने के लिए सामग्री तैयार की गई थी आराम रूप में, वह अम्लीय अ, बाओबा बीज के से ही निकाली गई थी, जिसका प्रयोग अब हम हाल ही में वाइन बनाने की प्रक्रिया के रूप में करते हैं। जब पेड़ की बात करते हैं तो पेड़ का तना बहुत भा- भरकम होता है, जिसकी रचना कार्य करने के लिए जेल के लिए या फिर डाकघर के जो के रूप में भी की जाती है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि 2000 में डेविल वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट केनिया के माध्यम से एक पहल शुरू की गई थी जिसका नाम था हाथी बचाओ मुहिम, जो कि 16 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज अप एंड एटम फॉर एवर बैटरीज। तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? फॉर एवर बैटरीज यानी कि ये बात कर रहा है न्यूक्लियर बैटरीज जो लंबे समय तक चल के, यानी कि डेकेड्स तक भी वो वर्क कर सकती है, चाहे 100 ईयर्स तक भी वो कवर कर सकती है। तो इस टाइप की लिए तो इसमें हम फोर GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में की रिगार्डिंग बात कर सकते हैं कि क्या इसके फायदे हैं, किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। तो अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल अगर बात करें तो ये रेडियो एक्टिव डिके की थ्रू, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेडियो मटेरियल कौन सा, निकल 63 जिसकी हाफ लाइफ होती है 100 ईयर्स की। तो वो ऐसे सारे डिवाइसेस यूज किए जाते हैं इसमें, और उसके थ्रू वो लंबे टाइम तक काम करती है न्यूक्लियर बैटरीज। तो अगर हम पूछा जाए कि क्या इंडिया में अभी तक ऐसा कोई न्यूक्लियर बैटरी का इन्वेंशन हुआ है, तो हम यही बोलेंगे कि अभी तक ऐसा कोई स्मार्ट डिवाइस आया नहीं है। लेकिन चाइना और ऑस्ट्रेलिया दो ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने इस टाइप की पॉलिसीज या फिर फोर्स एनर्जी एडॉप्ट करी है, ये हम इसमें बात कर सकते हैं। और इसमें मेन यही याद कर सकते हैं कि प्रिंसिपल जो इसकी है वो रेडियो एक्टिव डिके के, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ टाइम जो है वो लंबा हो जाता है। और बीटा वोल्ट की बात करें जिसकी शॉर्ट फॉर्म दी हुई है BV100, तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड न्यूक्लियर बैटरी है। तो दिस इज पीटी फैक्ट कि फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड न्यूक्लियर बैटरी कौन सी है वर्ल्ड की, तो बीटा वोल्ट। और इसमें यही है कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया जाता है रेडियो एक्टिव सोर्स से। फिर उसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप भी यूज कर सकते हैं, वो कार्बन के आइसोटोप भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम हाइड्रोजन की बात करें तो ट्रिटियम होता है, डेट्रियम होता है, इन सारे आइसोटोप को यूज करके इसी तरीके से कार, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। और इसमें सेमीकंडक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है जो कि कन्वर्ट करता है। जैसे कि हम अगर फिजिक्स के रिगार्डिंग बात करें तो PN जंक्शन की बात होती है इन दिस। तो उसका नाम है फोर्स एनर्जी इज वर्किंग ऑन अ लॉन्गर व्यू ऑफ एप्लीकेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो बीटा वोल्ट हम याद कर सकते हैं PT पर्सपेक्टिव से। वी कैन मूव फॉरवर्ड। बीटा वोल्ट चाइना द्वारा बनाई गई यस, फर्स्ट ओनली टाइम। ऑस्ट्रेलिया और चाइना ने ही अभी इस पे वर्क करा है। इंडिया ने अभी तक ऐसा कोई न्यूक्लियर बैटरी लेके ही नहीं आई है। तो हम ये जस्ट माइंड में रख सकते हैं कि क्या इंडिया के पास है या नहीं है। और नाम याद रख सकते हैं कि किस कंट्री के द्वारा कौन सी बैटरी हम्म, बनी। क्योंकि उसमें कंफ्यूज कर सकते हैं कि इंडिया का है ये, लेकिन वो इंडिया का नहीं है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट आर्टिकल फॉर द रिकॉर्ड द फर्स्ट ईयर। जैसे कि हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि हम कितनी साउंड यानी ऑडिबल प्लांट्स की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन अगर हम जैसे कि कितनी बताई है मैक्सिमम WHO ने कि कितनी हियरेबल वॉइस होती है जो हम हियर कर सकते हैं, अगर उससे ज्यादा हो जाएगी तो हमारे ईयर को हार्म्स हो सकता है। तो रिगार्डिंग दिस वी हैव टॉकिंग अबाउट, तो यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम ऑलरेडी वी हैव रेड आई थिंक इन आवर स्कूल कि पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताती। तो पाइथागोरस 6th सेंचुरी के थे जिन्होंने मैटर ऑफ मैथ में उनका बहुत बड़ा रोल है। इसी तरीके से अगर एक और थिंकर की बात करें या फिर साइंटिस्ट की बात करें जिन्होंने वर्क किया, तो 16th सेंचुरी में एक थिंकर थे, इटालियन एस्ट्रोनॉमर
गैलीली गैलीली गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने एक्सप्लोर किया था इसी को कि वाइब्रेट कैसे होता है, वाइब्रेटिंग लेंथ के ऊपर उन्होंने बताया। तो हम यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट, फिजिस्ट, इनके नाम देख सकते हैं इस आर्टिकल के थ्रू। नेक्स्ट इज जोसेफ सेव्योर। ये कहाँ से थे? क्या ये इंडियन थे? नहीं, ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे। अब ये ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं, और एनवायरमेंट इकोलॉजी में भी आएगा कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिसके पास हियरिंग कैपेसिटी थी, तो वो था एक सिंगल सेल्ड एक्वेटिक लाइफ फॉर्म, जो कि 100 मिलियन ईयर्स एगो पहले हमें मिला था। और उसी के, और वो कैसे कर पाता था कि टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर था उसका, और उसका नाम है सीलिया। तो वो वाइब्रेशंस के थ्रू हियर करता था और मूवमेंट। उसके बाद ही जो ह्यूमन बींग्स की हियरिंग कैपेसिटी है वो इवॉल्व हुई। तो हम ये देख सकते हैं कि पहले एक्वेटिक एनिमल्स में ये कैपेसिटी थी, देन विद टाइम ह्यूमन ने उसको अडेप्ट किया, देन हम उस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ट्रायसिक पीरियड देख सकते हैं, जो कि 100 मिलियन ईयर्स कुछ पहले था। तो वहां पे वर्टिब्रेट्स की जब हम बात करें तो ट्रायसिक पीरियड में आया था। तो ये ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का एक टॉपिक है, जिसमें ये दोनों फैक्ट्स हम ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं, तो वी कैन रिवाइज हियर ओनली। विद अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से, तो हम एक ओल्डेस्ट सर्वाइविंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, जो कि साउथ ईस्टर्न जर्मनी में हमें मिला है। और उस इंस्ट्रूमेंट की क्या फीचर्स है या फिर वो कैसे बना है, तो उसके बारे में हम थोड़ा जनरल आइडिया देख लेते हैं। वो एक फ्लूट मेड है, जो कि रेडियस बोन ऑफ वल्चर से बना हुआ है। तो हमें पता है कि वल्चर की स्पीसीज धीरे धीरे एंडेंजर्ड आयुसियन स्टेटस उसे मिला हुआ है। तो दिव्या, यू कैन वंस चेक कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या फिर एंडेंजर्ड है अबाउट वल्चर। तो ये उसकी रेडियस ऑफ बोन से बना हुआ है, जो कि हमें 42,000 ईयर्स पहले हमें मिला था। तो इसमें कुछ होल्स होते हैं, होल्स जो है वो 5 होल्स होते हैं। तो हम स्पेसिफिक फीचर्स इसके देख सकते हैं। वी शेप नोच होता है इसके अंदर, और ब्लो होल होता है। तो हम इसमें जनरल आइडिया रख सकते हैं कि जो ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये साउथ ईस्टर्न जर्मनी में मिला था, ये इंडिया में नहीं मिला है। क्रिटिकल एंड डेंजर है IUCN स्टेटस इसका। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज अकाउस्टिक टेरर। तो ये भी सेम ऑन उसी बिहाफ पे कि ऑडिबल रेंज क्या होती है। तो अकाउस्टिक टेरर साउंड को कब बोला जा सकता है कि वो अकाउस्टिक टेरर है, यानी कि वो किल कर सकती है जब 185 डेसिबल से ऊपर हो जाए। तो इसमें लिखा भी है कि जो अंदर की जो हमारी लंग्स है, जिसमें एल्विली काम करता है, तो उसमें इम्बैलेंस आ जाता है। तो वो हार्ट तक प्रॉपरली हमारी जो ऑक्सीजन और डिमांड है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये हमें इंसान को मार भी सकता है। तो जस्ट वी हैव कि अकाउस्टिक टेरर किसके लिए यूज किया है कि 185 डेसिबल से ऊपर अगर जब रेंज आती है, तो हम जस्ट चेक कर सकते हैं कि नॉर्मल ऑडिबल रेंज हमारी 20 to 20,000 हर्ट्ज रहती है ह्यूमन बींग्स के लिए वैसे। और WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यही है कि हम मोस्टली 80 डेसिबल तक का ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे ज्यादा हमें नहीं बढ़ानी चाहिए, कि वो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स सबके लिए हार्मफुल होती है। अच्छा, आप इसको कंटिन्यू कर लो please। अब रॉकेट से होगी डिलीवरी, धरती के किसी भी कोने में 19 मिनट के भीतर पहुंचेगा सामान। तो यहाँ पे जैसे कि हमने ड्रोन की बात करी है, तो हमने एग्रीकल्चर में इसको देखा। तो अब धीरे धीरे बात हो रही है कि ये ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प करेगा। तो अलीबाबा ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसके थ्रू ऐसा होने के आसार है इन फ्यूचर। अभी रिसेंटली हुआ नहीं है, तो ऐसा यही बोला जाए कि जो टाइम लिमिट है वो कम हो जाएगी। जहाँ पे जैसे हम न्यूयॉर्क से केन्या की बात भी करें, वहां पे 14 घंटे में उसको लगता था। लेकिन अगर इस रॉकेट के थ्रू हम बात करें, तो यहाँ पे रॉकेट की बात हो रही है। रॉकेट को हम अगर रॉकेट का वर्ड भी सुनते हैं तो हमारा माइंड सीधा स्ट्राइक करता है स्पेस से रिलेटेड। लेकिन अब ये डिलीवरी सिस्टम में, जैसे हमने ड्रोन की बात करी, इसी तरीके से रॉकेट डिलीवरी की बात हो रही है कि इसके थ्रू भी डिलीवरी हो जाएगी सिर्फ 90 मिनट में। ये कितनी भी